Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In the last lecture, we have ended up with the definition of expected return. In this lecture, we try to understand in detail what is risk and expected return and how to measure the risk and expected return on a single investment. So our main focus in this lecture is the measurement of risk and expected return. So first we try to understand what is risk. By definition, risk is the uncertainty that investment will earn its expected rate of return. It is the variability of returns from those that are expected. Larger the variability of returns from expected returns makes the investment riskier. So by definition, risk is the uncertainty. इसका मतलब ये है कि जो investor है, he is not 100% sure that investment will earn its expected rate of return. If the investor is not 100% sure, if the investor is not certain, it means that there is some risk involved with that investment. But if the investor is 100% sure, and if the investor is certain about the investment, that the investment will earn its expected rate of return, then there is no risk involved with that investment. It means that investment is risk-free investment. यानी वो इन्वेस्टमेंट जो है उसके साथ कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो 100% श्योर है कि ये इन्वेस्टमेंट उसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अर्न करके देगी. लेकिन अगर वो श्योरिटी नहीं है, तो अगर श्योरिटी नहीं है तो इसका मतलब है कि उस इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क इन्वॉल्व है. और ये जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, जिसे हम मोस्ट लाइकली रिटर्न भी कहते हैं, ये वो रिटर्न है जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है अंडर दी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस. और वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस जो हैं ये कंटिन्यू रहेंगी फॉर द होल्डिंग पीरियड, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा. लेकिन अगर उसमें कुछ चेंज आता है तो फिर क्या होगा? अगर इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो होल्डिंग पीरियड के दौरान चेंज होती है, यानी अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसमें इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आ जाता है, तो फिर इन्वेस्टमेंट क्या सेम रेट ऑफ रिटर्न अर्न करेगी? तो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि अगर इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंज आता है या इकोनॉमी के अंदर कोई रिसेशन आता है, तो फिर जो है वो इन्वेस्टमेंट हमें नेगेटिव, फॉर एग्जांपल नेगेटिव 5% रिटर्न अर्न करके देगी. अंडर नॉर्मल कंडीशंस वो ये एक्सपेक्ट करता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको 10% रेट ऑफ रिटर्न अर्न करके देगी. लेकिन अगर इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होती हैं या वर्स्ट होती हैं या रिसेशन आता है, तो फिर जो इन्वेस्टमेंट है अब वो उसको 10% रिटर्न अर्न करके नहीं देगी, बल्कि वो नेगेटिव 5% रिटर्न अर्न करके देगी, यानी लॉस में जाएगी. इसी तरह अगर पॉसिबिलिटी हो, अगर के इकॉनमी जो है उसकी कंडीशंस बेहतर होती हैं, इकॉनमी के अंदर बूम आता है, तो फिर क्या रेट ऑफ रिटर्न जो है वो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर अर्न हो सकता है. तो वो ये पॉसिबिलिटी को, यानी वो ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर इकोनॉमी के अंदर अगर बूम आता है, तो फिर जो है वो 10% नहीं बल्कि 20% रिटर्न जो है वो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम अर्न कर सकते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि जो मीन रिटर्न था, यानी जो मोस्ट लाइकली रिटर्न था, जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न था, वो 10% था. लेकिन अगर हम उसके इर्द गिर्द देखें या अराउंड देखें, तो हमें ये नजर आता है कि अंडर थ्री, जैसे हमने अभी सिनेरियो बनाया कि इकोनॉमिक अगर रिसेशन आता है तो फिर नेगेटिव 5% रिटर्न है, अगर बूम आता है तो फिर 20% रिटर्न. अब 5%, नेगेटिव 5% 10% से हम वेरी कर रहे हैं. इसी तरह जो 20% है वो भी 10% से वेरी कर रहे हैं. इसका मतलब यह हुआ कि हम अंडर थ्री सर्कमस्टेंसेस वी कैन नॉट अर्न द सेम रेट ऑफ रिटर्न, यानी हम सेम रेट ऑफ रिटर्न अर्न नहीं कर सकते. और अगर सेम रेट ऑफ रिटर्न अर्न करें तो इसका मतलब है कि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, और हम जो एक्सपेक्ट करते रेट ऑफ रिटर्न वही हम सेम रेट ऑफ रिटर्न अर्न करेंगे. लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है, ये जो प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट के अकर होने की, जैसे इकोनॉमिक रिसेशन है, प्रोबेबिलिटी है फॉर एग्जांपल, वो ये समझता है कि 40% चांस है कि इकोनॉमिक रिसेशन आ जाए, और वो ये समझता है कि 30% चांस है कि इकोनॉमिक कंडीशन सेम है. इससे 30% चांस है कि इकोनॉमिक जो है इकोनॉमी के अंदर बूम आ जाए. तो इसका मतलब है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द इकोनॉमिक रिसेशन, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द
economic boom and there's a possibility that the condition remain the same for the holding period, यानी जो holding period है उसका उस दौरान कंडीशन सेम रहे। अब इन तीनों सिनेरियोज में वो डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न्स होंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न था अंडर नॉर्मल कंडीशंस उसके जो अराउंड है अब वो कितनी डिस्पर्शन है। अगर जो डिस्पर्शन है ये जो वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स हैं फ्रॉम दोज दैट एक्सपेक्टेड अगर ये ज्यादा है तो इट मींस दैट इन्वेस्टमेंट इज हाईली रिस्की, क्योंकि उसमें वेरिएशन जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज्यादा है। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं 10% उसके अराउंड जो डिस्पर्शन है या जो वेरिएबिलिटी है वो रिटर्न्स की ज्यादा है। अगर ये कम होगी, अगर अगर मीन के अराउंड वेरिएबिलिटी कम होगी, डिस्पर्शन कम होगी रिटर्न्स की, जैसे हमने कहा -5 है और 20% है, अगर हम ये इसी को चेंज कर लें, -5 जब हम कहें कि ये फॉर एग्जाम्पल 6% रिटर्न होगा अगर इकोनॉमिक रिसेशन होती है, और बूम में हम ये कहते हैं कि ये फॉर एग्जाम्पल 14% रिटर्न पे चला जाएगा। अब जो वेरिएशन है 10% के अराउंड वो कम है, इसका मतलब है कि इस इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम है। और फर्स्ट केस में जहाँ पे डिस्पर्शन ज्यादा ज्यादा थी एक्सपेक्टेड रिटर्न से, जहाँ -5 था और 20% रिटर्न था अंडर द बूम कंडीशंस, तो वहाँ पे वेरिएबिलिटी एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज्यादा थी। तो इसका मतलब है कि अगर वेरिएशन ज्यादा होगी, डिस्पर्शन ज्यादा होगी अराउंड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो रिस्क उस इन्वेस्टमेंट का ज्यादा होगा। अगर डिस्पर्शन कम होगी तो रिस्क जो है उसका कम होगा। तो लार्जर द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मेक्स द इन्वेस्टमेंट रिस्की। Risk of a single asset. Normal company wants to choose the better of two investments A and B. Each requires an initial outlay of $10,000 and each has a most likely annual rate of return of 15%. Management has estimated the returns associated with each investment. The three estimates for each asset along with its range is given in table. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इसका डाटा क्या है और हमने कैसे रिस्क फाइंड करना है। तो इस टेबल में शो हो रहा है कि एक एसेट ए है, एक एसेट बी है, और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है फॉर एसेट ए एंड एसेट बी इट इज $10,000। एनुअल रेट ऑफ रिटर्न जो है जो फोरकास्ट की है वो पेसिमिस्टिक अगर हो तो फिर एसेट ए जो है वो 13% रिटर्न अर्न करेगा और एसेट बी जो है वो 7% रिटर्न अर्न करेगा। अगर मोस्ट लाइकली यानी नॉर्मल कंडीशंस हो तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 15% है ऑन बोथ द एसेट्स, और ऑप्टिमिस्टिक हो तो फिर जो रेट ऑफ रिटर्न है एसेट ए के लिए वो 17% है और एसेट बी के लिए 23% है। यहाँ हमने अभी रेंज यूज की है और हमने देखा कि जो रेंज जो होता है वो हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करते हैं। तो ये भी एक मेजर ऑफ रिस्क है जो कि एक बेसिक मेजर ऑफ रिस्क है। तो सबसे पहले मैंने बेसिक मेजर ऑफ रिस्क से स्टार्ट किया। तो रेंज इसकी आ जाएगी 4%, और एसेट बी जो है उसकी जो रेंज है 23% में से आप माइनस करते हैं 7%, तो रेंज आ जाएगी 6%। तो इसका क्या मतलब हुआ, कौन सा एसेट जो है वो ज्यादा रिस्की है, जिसकी रेंज हाई होगी वो ज्यादा रिस्की होगा। इस केस में एसेट बी जो है इट इज रिस्कियर देन एसेट ए बिकॉज द रेंज इज 16% एंड फॉर एसेट ए द रेंज इज 4%। अगर आप देखें 13% 15% के क्लोजर है, 17% 15% के क्लोजर है, लेकिन 7% और 23% जो है वो 15% क्लोजर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एसेट बी है उसमें जो उसकी जो डिस्पर्शन है रिटर्न्स की वो मीन के अराउंड जो है वो ज्यादा है। एसेट ए में जो डिस्पर्शन है वो मीन के अराउंड जो है या मोस्ट लाइक रिटर्न के अराउंड जो है वो कम है। तो अगर डिस्पर्शन कम होगी तो रिस्क कम होगा, डिस्पर्शन ज्यादा होगी तो रिस्क ज्यादा होगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एसेट ए और एसेट बी के रिटर्न की। यहाँ आप देखो तो एसेट ए जो है इसमें जो रिटर्न्स हैं वो मोस्ट लाइकली रिटर्न्स के बहुत क्लोजर है, और एसेट बी को अगर हम देखें यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं वो मोस्ट लाइकली रिटर्न्स से बहुत दूर है। तो जहाँ पे क्लोजर होंगे इसका मतलब है कि वो लेस रिस्की है, और जहाँ पे रिटर्न्स एक्सपेक्टेड रिटर्न्स से या मोस्ट लाइकली रिटर्न्स से दूर होंगे, क्लोजर नहीं होंगे, तो वहाँ वो जो एसेट है वो ज़्यादा रिस्की है। तो हम सिर्फ इस ग्राफ को देख के भी ये बता सकते हैं
कि एसेट ए जो है इट इज लेस रिस्की देन द एसेट बी। डिटरमिनिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये है कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने जो लास्ट स्लाइड देखी थी उसमें भी जो ग्राफ था वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी है एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नॉर्मल में आप 0 से लेके 100% तक के तमाम पॉसिबिलिटीज लेते हैं तो नॉर्मल कर्व बनती है। यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी ये 0 से परसेंट से लेके 100% तक तमाम पॉसिबल आउटकम्स को कवर नहीं करते। तो ये फॉर एग्जांपल जैसे 5% है, 10% है, 15% है, 20% है, तो ये इस फॉर्म में होती है। ये 0% से लेके 100% तक तमाम पॉसिबल आउटकम्स जो है उसको हमने ड्रॉ नहीं किया या हम उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है अभी डिटरमिन नहीं कर रहे। तो ये जो फार्मूला आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में भी, तो ये वो सेम फार्मूला है। तो इस फार्मूला के थ्रू हम जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न को डिटरमिन करते हैं और हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ पॉसिबल रिटर्न्स विद द वेट्स बीइंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेट्स क्या होंगे इसमें? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। यानी जो हमने असाइन किया है कि देयर इज ए 20% चांस है, 50% चांस है, 70% चांस। तो ये जो 20% चांस या 50% चांस या 70% है या 60% है कि हम कोई रिटर्न अर्न कर सकते हैं, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, ये चांस ऑफ अकरेंस है। तो आर आई जो है वो फॉर एग्जांपल एक सिंगल एसेट है, उसके ऊपर डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी जो है उसकी उन रेट ऑफ रिटर्न के अर्न होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दें सिंपली और ऐड कर लें तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। तो ई आर जो है इट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द एसेट और आर आई जो है इट इज द रिटर्न फॉर द ith पॉसिबिलिटी। पी आई जो है इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रिटर्न अकरिंग और एन जो है इट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। हाउ टू डिटरमिन द एक्सपेक्टेड रिटर्न? स्टॉक ए है फॉर एग्जांपल ये, और यहाँ पे आर आई जो है वो रिटर्न को शो कर रहा है, आई जो है वो पॉसिबिलिटी है, इस तरह पी जो है वो प्रोबेबिलिटी है। तो नेगेटिव 15% रिटर्न की जो प्रोबेबिलिटी है इट इज 10%। इस तरह नेगेटिव 3% रिटर्न अर्न करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 20%, 0.2 का मतलब है 20%। इसी तरह जो 0.09 है इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 40% और 21% रिटर्न अर्न करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 20% और जो 33% रिटर्न अर्न करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 10%। तो हमने डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न जो है उनको फोरकास्ट किया और डिफरेंट प्रोबेबिलिटी को हमने असाइन कर दी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है एक्सपेक्टेड रिटर्न को डिटर्मिन करने का, वो सिंपली ये है कि आपने आर आई को पी आई से मल्टीप्लाई किया। जब हमने आर आई को पी आई से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे आर आई टू पी आई यहाँ पे वैल्यूज आ गई हर एक की। इसके बाद हमने इन सबको ऐड कर दिया। जब ऐड कर दिया तो हमारे पास सम आ गया और ये सम आ चुका है 0.090। तो जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा फॉर स्टॉक है इट इज 9%। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये ख्याल रखना है जब आप प्रॉपर्टीज को ऐड अप करेंगे तो इट मस्ट बी इक्वल टू 1। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज है जब आप ऐड कर लें उसका सम ले लें तो इट शुड बी 100% आना चाहिए। ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे शो हो रही होगी ये उसके वेट्स होंगे, जैसे रिटर्न के वेट्स होंगे, हमने उनको मल्टीप्लाई करेंगे उसके रिस्पेक्टिव रिटर्न के साथ और उसके बाद इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। तो इसको एक्सपेक्टेड रिटर्न डिटरमिन करना जो है वो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं। डिटर्मिनिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपने पहले भी कई दफ़ा पढ़ा होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली इट्स अ मेजर ऑफ रिस्क। आप स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू जो है वो रिस्क को मेजर करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड इट्स मीन। इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। नोट दिस इज फॉर अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगेन हम ये जो फार्मूला यूज करेंगे ये हम यूज कर रहे हैं फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरी बात ये है कि जो वेरिएबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये मेजर करता है वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स को अराउंड इट्स मीन। उसकी मीन वैल्यू के अराउंड जो है वो कितनी वेरिएबिलिटी है। अगर आप वेरिएंस ले लें जैसे आप आर आई माइनस आर बार का स्क्वायर है जैसे, तो ये आपको वेरिएंस देगा। और या एक्सपेक्टेड रिटर्न आर आई माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है उसका होल स्क्वायर
ये आपको वेरियंस डिटरमाइन करके देगा। इसका अगर आप स्क्वायर रूट ले लें, मल्टीप्लाई किया आपने रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज के साथ और उसके बाद सम लिया, उसके बाद आपने उसको स्क्वायर रूट ले लें तो वो स्टैंडर्ड डिवीजन होगा। स्टैंडर्ड डिवीजन जो होता है इट्स एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रिस्क। जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो हमेशा आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, वो रिलेटिव मेजर नहीं है। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या ड्रॉबैक्स है। स्टैंडर्ड डिवीजन डिटरमिन करने के लिए फर्स्ट वी डिटरमिन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जैसे कि हमने इस केस में किया है। पहले आर आई है, फिर हमारे पास डाटा अवेलेबल था आर आई प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद आर आई पी आई को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। जो नेक्स्ट स्टेप होगा हम उसमें वेरिएंस डिटरमिन करेंगे। तो आर आई माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न जो था 0.090 है और उसको हमने फिर उसका स्क्वायर ले लिया। तो आर आई यहाँ पे नेगेटिव 0.15 है और माइनस किया हमने इसमें से 0.090 और उसका हमने स्क्वायर ले लिया। इसी तरीके से जो है वो फिर हमने नेगेटिव 0.03 था और माइनस किया हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसका फिर हमने स्क्वायर ले लिया। तो हमने सबका स्क्वायर ले लिया और उसको हमने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया और उसका हमने जब सम लिया तो हमारे पास आ जाएगा वेरिएंस। नेक्स्ट स्टेप पे हम अब इसका स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करेंगे। लास्ट स्लाइड में हमने वेरिएंस कैलकुलेट किया था, उस वेरिएंस का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगी। तो in this case standard deviation is equal to 13.15%। इसका रूल ये है कि अगर स्टैंडर्ड deviation ज़्यादा होगी, हाई होगी, तो वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिस्की होगी। अगर स्टैंडर्ड deviation कम होगी तो वो इन्वेस्टमेंट कम रिस्की होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टॉक ए है और स्टॉक बी है और दोनों का रिटर्न सेम है, अगर दोनों का रिटर्न सेम है और स्टॉक ए की स्टैंडर्ड deviation ज़्यादा है और स्टॉक बी की स्टैंडर्ड deviation कम है, स्टॉक ए जो है वो ज़्यादा रिस्की होगा एज कम्पेयर टू स्टॉक बी। अगर इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करना है और वो रिस्क रिस्क अवर्सिव इन्वेस्टर है तो फिर वो स्टॉक ए में इन्वेस्ट करेगा। और यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो स्टैंडर्ड डिवीजन है इट्स एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रिस्क, ये किसी के रिलेटिव या रिलेशन टू में नहीं बताता। तो इसलिए जो ये वहाँ पे ज़्यादा अप्लाई होता है या बेहतर रिजल्ट देता है जहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो इन्वेस्टमेंट्स का सेम। जैसे इस केस मैंने कहा कि दो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम है, तब तो हम ये बता सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिवीएशन जिसकी हाई होगी वो ज़्यादा रिस्की होगा और जिसकी कम होगी वो कम रिस्की होगा। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स में वेरिएशन में डिफरेंस ज़्यादा हो तो फिर उस बेस के ऊपर अब आप स्टैंडर्ड डिवीएशन के थ्रू ये नहीं बता सकते कि कौन सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिस्की है। उसके लिए हम रिलेटिव मेजर ऑफ रिस्क यूज़ करते हैं जिसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। So what is coefficient of variation? It is the ratio of the standard deviation of a distribution to the mean of that distribution। यानी ये रेशियो है, यानी कि आप स्टैंडर्ड डिविएशन को डिवाइड करते हैं उसके मीन के ऊपर। सो इट्स अ मेजर ऑफ रिलेटिव रिस्क। जैसे हमने पहले कहा था कि जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है इट्स अ मेजर ऑफ रिलेटिव रिस्क और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है इट्स एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रिस्क। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो जो रिस्क को मेजर करता है वो उसको आप देखें स्टैंडर्ड डिविएशन को हमने डिवाइड किया है एक्सपेक्टेड रिटर्न के ऊपर। सो इट मेजर्स रिस्क पर यूनिट ऑफ इट्स मीन। यानी वो रिस्क को अगर आप देखो तो हमने उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न के ऊपर डिवाइड किया, यानी वो रिस्क बताता है विद रिलेशन टू द एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो जो इन्वेस्टमेंट होगी उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न के रिलेशन में हमें बताएगा कि इस इन्वेस्टमेंट का रिस्क कितना है। तो यहाँ पे इस केस में जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो 1.46 है। तो यहाँ जब आप दो इन्वेस्टमेंट्स हो और दोनों इन्वेस्टमेंट्स के एक्सपेक्टेड रिटर्न में वेरिएशन ज़्यादा हो तो वहाँ पे हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो डिटरमिन करते हैं। और जिस इन्वेस्टमेंट की कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगी वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिस्की है और जिस इन्वेस्टमेंट की कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगी वो इन्वेस्टमेंट कम रिस्की होगी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट देन वी कैन डिसाइड कि हमें किस एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। Measuring the risk of historical rates of return. To measure the risk of for a series of historical rates of returns, we use the same measures as for expected returns, variance and standard deviation, except that we consider the historical holding period yields as follows. हिस्टोरिकल का मतलब है पास्ट रेट्स ऑफ रिटर्न। तो आपको मैं असाइनमेंट भी दूंगा जिसमें आपने पब्लिश डाटा लेना है स्टॉक्स का जो कि कराची स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टेड है। आप दो कंपनीज लें और उसका
जो है वो हिस्टोरिकल रेट ऑफ रिटर्न भी डिटरमिन करें और उसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीएशन भी डिटरमिन करें। जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो आपके सामने है। इसमें सिग्मा स्क्वायर जो है इट इज़ द वेरिएंस ऑफ द सीरीज और होल्डिंग पीरियड यील्ड जो है एच पी वाई जो है इट इज़ द होल्डिंग पीरियड यील्ड ड्यूरिंग पीरियड 1 और एक्सपेक्टेड होल्डिंग पीरियड यील्ड जो है that is equal to the arithmetic mean of the series और n जो है it is the number of observations। लास्ट में हम रिस्क प्रेफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं उसको रिस्क प्रेफरेंसेस की बेस के ऊपर वी हैव डिवाइडेड द इन्वेस्टर्स इनटू 3 कैटेगरीज। रिस्क अवर्स है और रिस्क इंडिफरेंट है और रिस्क सीकिंग है। यानी 3 तरह के इन्वेस्टर्स जो हैं वो किसी भी इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक रिस्क एवर्सिव होता है। या रिस्क एवर्सिव कौन है कि वो इन्वेस्टर जो कि रिस्क के अगेंस्ट जो है वो कंपनसेशन डिमांड करता है। वो कहता है कि अगर रिस्क हाई होगा तो फिर मुझे आप उसके अगेंस्ट कंपनसेशन डिमांड करें। वो रिटर्न ज़्यादा डिमांड करता है। रिस्क इंडिफरेंट का मतलब ये है कि कोई भी रिस्क का लेवल हो वो इससे इंडिफरेंट है। उसको इस से कोई गर्ज नहीं है कि रिस्क का लेवल क्या है। उसको जो रिटर्न मिल रहा है उसके ऊपर वो सब्र और शुक्र कर रहा है। और तीसरा जो है वो रिस्क सीकर है। यानी उसका बिहेवियर ऐसा है वो चाहता है कि रिस्क ले। उसका इससे कोई कंसर्न नहीं है कि उसको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो उसका वो अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज नहीं करना चाहता। उसकी कोई ख्वाहिश नहीं लेकिन उसकी जो मेन कंसर्न है वो रिस्क है। वो रिस्क ले। बाज़ लोग ऐसे होते हैं आपने देखा होगा अपने अपने इर्द गिर्द भी कि वो रिस्क सीकर होते हैं। जैसे कि बाज़ लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं एक टायर के ऊपर और जिसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है रिटर्न उसमें कुछ भी नहीं होता। तो वो लेकिन सिर्फ वो अपने रिस्क के की जो एपिटाइट है उनकी उसको फुलफिल करने के लिए जो है वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। तो इसको हम इर्रेशनल बिहेवियर कहते हैं या इर्रेशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं। जो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स हैं उनको हम रैशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं। और हम जब पोर्टफोलियो थ्योरी पढ़ते हैं तो हम ये ज्यूम करते हैं कि ऑल इन्वेस्टर्स आर रैशनल इन्वेस्टर्स एंड ऑल इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्सिव इन्वेस्टर्स। यानी कि वो अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो दे विल डिमांड हाई रिटर्न। अगर आप इस ग्राफ में देखो तो जैसे जैसे रिस्क का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है रिस्क अवर्स जो है उसका रिटर्न भी जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। और रिस्क इंडिफरेंट के ऊपर रिटर्न में कोई चेंज नहीं है जबकि रिस्क सीकर में रिटर्न नीचे आ रहा है। रिस्क तो बढ़ रहा है लेकिन रिटर्न उसका बढ़ने के बजाय नीचे की तरफ आ रहा है। तो उसे से कोई गर्ज नहीं है कि उसे क्या रिटर्न मिल रहा है लेकिन उसको इससे गर्ज है कि उसके अंदर कितना रिस्क है। तो जैसे गैम्बलिंग लोग करते हैं रिस्क है काफ़ी रिस्क है उसके अंदर कुछ उसमें लोग लूज करके चले जाते हैं। तो खैर कहने का मतलब ये है कि जो पोर्टफोलियो थ्योरी है उसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि ऑल इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स एंड ऑल इन्वेस्टर्स आर रैशनल इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे आज हम इस लेक्चर को क्लोज करते हैं और जो भी हमें इसमें जो बातें हमें समझ नहीं आई होंगी हम इंटरेक्टिव सेशन में फिर उसको वहाँ पे डील करेंगे। थैंक यू वेरी मच।